चलिए शुरू करते हैं आपके पास बच्चों। देखो, अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 4 खत्म कर चुके हैं, रीडिंग्स भी खत्म कर चुके हैं, बैक क्वेश्चंस भी खत्म कर चुके हैं, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं और आप सब भी। आज पहले चैप्टर 5 करवाऊंगा आपको, फिर मैं चैप्टर 4 और 5 के एक साथ 2000 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं साथ में सॉल्व करवाऊंगा। सो चैप्टर नंबर 5, ट्रस्ट मी गाइस, मैंने आज तक कोई पेपर नहीं देखा इकोनॉमिक्स का जिसमें चैप्टर 5 में से सवाल ना आए। इनफैक्ट मैं और भी आपको क्या तारीफ करूं कि आपका पहला ही क्वेश्चन ईडी में से आएगा। सो मेक्स इट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप ये वाला चैप्टर तो बहुत ही बढ़िया तरीके से निपटाओ। तो शुरू करता हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 5। आप सभी लोग से विनती है मेरे साथ ना उतारते जाना ताकि ये साथ में बनता रहे बात। तो रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, सब लोग रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी विनती है आप आपके रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल कर लें प्लीज। सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स की। मेरे बच्चों, आपके सिलेबस में 3 टाइप की इलास्टिसिटीज आपको पढ़ाई जाएंगी, हमारे द्वारा भी आपके रीडिंग्स के द्वारा भी। वैसे देयर कैन बी एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ईडीज, तो आप अपने आप को ये मत कन्फाइन करिए कि सिर्फ 3 ही टाइप्स की ईडीज होती हैं। आपके सिलेबस में प्रोमिनेंट 3 टाइप्स की ईडीज हैं। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेन ये 3 टाइप्स होते हैं, बट यही 3 टाइप्स की ईडी हो ये जरूरी नहीं है। सो पहला जो टाइप है बेटा उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरा जो टाइप है राजे इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। तीसरा जो टाइप है राजे इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। उतार लीजिए मेरे बच्चा। सो वे टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा बच्चा, और 3 टाइप्स हैं इसके, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। एक एक करके वी विल बी टेकिंग देम ऑन। तो सबसे पहले जो मैं ले रहा हूं बच्चे, दैट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसलिए मैं इसको बोलूंगा ईपी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ प्राइस मेरा बच्चा। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं एक बार ही देख ले बेटे, ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है मेरे बच्चों? कोई दिक्कत है तो मैं क्लियर कर दूं उसको। परफेक्ट, ठीक है मेरा बच्चा। चले, सो ईपी ये मैं आपको सिखाता हूं। अब मेरे बच्चों ध्यान लगाइएगा, साथ में लिखते जाइएगा, सबके लिए सुविधा रहेगी राजा, अच्छे से समझ आएगा। फिर इंपॉर्टेंट बहुत है तो मेक श्योर आप अच्छे से सीखें। सपोज प्राइस 10, क्वांटिटी 100। यहां पर भी मेरे बच्चों प्राइस 10, क्वांटिटी 100। अब तक दोनों सेम है राजे। अब मेरे बच्चों प्राइस 8 रुपए हो गया और डिमांड 170 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पर प्राइस 8 है राजे, क्वांटिटी डिमांडेड 110 हो गई मेरे बच्चों। ठीक है, अब देखो जब आप चैप्टर 4 करते थे जो अभी आपने खत्म किया मेरे बच्चे, चैप्टर 4 में मैं अगर इन दोनों को देखूं तो मेरे लिए दोनों सेम है। बच्चा कहता है सेम कैसे? बिकॉज चैप्टर 4 में आई वॉज जस्ट ओनली इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। चैप्टर 4 अगर मैं पढ़ रहा होता मैं कहता ठीक है दोनों में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। लेकिन मेरे बच्चे चैप्टर 4 अब हम पीछे छोड़ आए हैं, हम तो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। यहां पर हम सिर्फ इसी में खुश नहीं रहेंगे कि प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, बट वी विल आल्सो बी लुकिंग फॉर द मैग्नीट्यूड कि कितने परसेंट प्राइस चेंज होने से कितने परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई मेरे बच्चों। सो प्यारे बच्चों, आपको नोटिस करना है यहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लिखो बेटा, percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price. क्लियर? अब आपको अभी तक ये लग रहा होगा ये बेसिक से सारा हमको आता है, अभी 15 मिनट के अंदर चीजें घूमना शुरू होंगी और आपको वाकई में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार एक ऑनर्स करने का कुछ फायदा है, कुछ मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ने मिल रहा है। यहां पर आगे बढ़ता हूं। अगर यहां पर आप देखो बच्चे तो आप पाओगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी is less than percentage change in price। एंड मैं इसको नंबर्स के साथ भी बैक करूंगा। आप देखिए क्वांटिटी डिमांडेड 70% चेंज है, प्राइस में 20% चेंज है बच्चा। आप खुद देखिए 70% डिमांड चेंज हुई है, प्राइस सिर्फ 20% हुआ है। यहां पर बच्चों क्वांटिटी डिमांडेड 10% चेंज हुई है, प्राइस 20% चेंज हुआ है बेटा।
दैट मेक सेंस? मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा हो जाए व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वी कॉल इट दिस फिनोमिना एज इलास्टिक डिमांड. लिखिए बेटा, इलास्टिक मींस फ्लेक्सिबल. सो जब भी आप ये देख रहे हैं कि प्राइस चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है प्रपोर्शनेटली, देन यू विल बी कॉलिंग इट एज इलास्टिक डिमांड. अब मेरे बच्चों, इस सिनेरियो को जहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हैपेंस टू बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको आप बोलेंगे इनइलास्टिक. यू कॉल इट इनइलास्टिक. अब मैं आपकी रीडिंग के सीक्वेंस में आपको पढ़ाता हुआ जाऊंगा और काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको सीखने मिलेंगी और काफी जो आपके पुराने कुछ डाउट्स हैं या गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी. ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक राइड फॉर यू. बहुत जबरदस्त टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो हमारा एज पर योर रीडिंग जो पहला टॉपिक आता है बेटा, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. सो उससे पहले सब लोग ईडी का एक फॉर्मूला लिख लें. ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है. अब मेरे बच्चों, इस पे मैं ज्यादा ड्वेल नहीं कर रहा क्योंकि सबको बेसिक पता ही है इसका. आपको मालूम है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऐसे निकाली जाती है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस एज चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100. उतारो बच्चों. यू गाइस आर फर्दर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि इसको फिर ऐसे लिखा जाता था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू. ठीक है, आप बचपन से ये करते आ रहे हैं जब भी माइक्रो आप पढ़े हैं. अब यहां पर मैं एक पॉज लूंगा आप सभी से. इस फॉर्मूला को जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और जो भी लोग ऑफलाइन है, कोई गलती बताइए इसमें या कोई मिसिंग लिंक. बोलो बोलो. हाँ, माइनस साइन है ना. आपको फोर्स किया गया आपके स्कूल लाइफ में कि जब भी आप ये करोगे हम नंबर काट देंगे आपके अगर आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाया. मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं, आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना. सर क्यों? अगर तो मैं आपको चलता फिरता रीजन दूं तो मैं बोलूं जी किताब में लिखा है. आप कहोगे भैया किताब को आग लगाओ, आप लॉजिक बताओ क्यों क्यों ना लगाओ नेगेटिव साइन. तो मैं इसका लॉजिक प्रूव कर रहा हूं व्हाई वी विल बी इग्नोरिंग नेगेटिव साइन. एक बात बताइए, वैल्यू 2 ज्यादा है कि 3? 3. वैल्यू फिर अगर मैं नेगेटिव साइन लगा दूं तो -2 ज्यादा है कि -3? -2. इसीलिए टू अवॉइड दैट हम ये हमारी किताब ये बताना चाह रही है दैट हायर वैल्यू शुड ऑलवेज रिप्रेजेंट हायर इलास्टिसिटी. इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लेगी आपकी रीडिंग्स. समझ गए? धीरे धीरे आपके लिए नए पर्दे खुलेंगे, नए राज खुलेंगे. आज की क्लास के बाद यू विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो आराम से समझते जाइए. देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ना एक आर्ट है. अगर आपको न्यूएंसेस पता है ना, देन आप टॉप करने वाले हो अपना कॉलेज. अगर आप ये सोच रहे हो मैं किताब पढ़ के सीधा पढ़ लूंगा, वो नहीं हो पाएगा. आपको न्यूएंसेस समझने पड़ेंगे मेरे से, और उसको दिमाग में रख के जब पढ़ोगे आपको बहुत प्यारी से समझ आ जाएगा. यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? ऑल गुड. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी. सबसे पहला लिखो नेचर ऑफ कमोडिटी. नेचर ऑफ कमोडिटी, कम ऑन. नेचर ऑफ कमोडिटी. मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आपके लिए, नेसेसिटीज एंड लग्जरीज. नेसेसिटीज एंड लग्जरीज साथ में लिखते जाना बेटा, जो भी लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं. सो आइए एग्जांपल लेते हैं बेटा. डू यू गाइस कंसीडर सॉल्ट एज नेसेसिटी? पक्का? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, डू यू गाइस कंसीडर सॉल्ट एज नेसेसिटी? बोलो बोलो. यस. तो अब आप बताओ, अगर सॉल्ट सस्ता हो जाएगा तो क्या दाल में 4 चम्मच ज्यादा डाल के खाओगे? नो. महंगा हो गया तब भी आप उसको कोई बहुत कम करने नहीं वाले. तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को ऐसा लगता है, आपको लगे कि आप नहीं ठीक बोल रहे, गलत बोल रहे हो, तो आप प्लीज रोकिए मुझे, आपका राइट है ये. बट मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे, इन केस ऑफ नेसेसिटीज डिमांड इज गोइंग टू बी इनइलास्टिक, बिकॉज डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा.
बिकॉज द कंज्यूमर हैज टू बाय समवॉट सेम क्वांटिटी। वो ज्यादा फर्क नहीं ला पाएगा क्वांटिटी की डिमांड में। लेकिन अगर लग्जरीज है बेटा तो इलास्टिक। बच्चा कहता है इसका भी एग्जांपल दे दो, अभी दे देता हूं। मेरे को ना अभी अभी एक मैसेज आया है ये एप्पल स्टोर से कि अगले 2 घंटे के लिए 20% ऑफ है। तो जितने भी यहाँ बैठे हैं ना सब बोलेंगे मेरे पेट में तो सर मेरे को बहुत अर्जेंट काम आ गया सर। ऑनलाइन वाले गायब भी हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज भाई साहब इतना लग्जरी फोन एप्पल मेरे को डिस्काउंट पे मिल रहा है अच्छा खासा, तो आई एम गोना बाय। सो द कैच इज अगर नेसेसिटी है तो डिमांड इनइलास्टिक, लग्जरी है तो इलास्टिक। फिर चाहे मेरे नोट्स में से पढ़े चाहे मेरी रीडिंग्स में से पढ़े, ऑब्वियसली दैट्स देयर फॉर यू। बढ़े आगे बेटा। फर्स्ट फैक्टर। चलिए सेकंड बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स। पेप्सी, मैं पहले वो लिख लेता हूं, यस और नो। अब देखो अगर मैं पेप्सी का एग्जांपल लूं तो आपको नहीं लगता पेप्सी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है बेटा? पेप्सी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लेकिन एक्स, एक्स का सब्स्टिट्यूट शायद अवेलेबल ना हो। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक्स का क्या कोई भी नहीं है। अब मुझे बताओ अगर पेप्सी महंगी हो गई तो आप पेप्सी की डिमांड में ज्यादा फर्क लाओगे कि नहीं लाओगे? लाओगे। आप कहोगे हट परे मैं कोक पी लूंगा। लेकिन एक्स अगर प्राइस बढ़ गए एंड ऑब्वियसली आपकी स्टेपल डाइट है फॉर एग्जांपल, आदत नहीं बोल रहा मैं, माइंड है, तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। सो व्हाट इज द कैच बच्चों? अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है यस तो पेप्सी फॉर एग्जांपल तो इलास्टिक, नहीं है तो इनइलास्टिक। लिखते जाना है मेरे बच्चे, शाबाश। देखो ऑनलाइन मैं देख नहीं पा रहा आप लोगों को, बट ईमानदारी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मुझे आपको यूनिवर्सिटी टॉप देना है, कॉलेज टॉप छोड़ो। एंजॉय करेंगे कुछ भी नहीं है, लोग हवा बनाते हैं इकोनस ये इकोनस हो, अरे भाई बहुत मजेदार कोर्स है। यहां तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटे। थर्ड बेटा, ये फैक्टर जो है ना ये आपने कभी तक अभी स्कूल की लाइफ में नहीं किया है, ये आपके लिए नया आएगा। डेफिनेशन ऑफ मार्केट। डेफिनेशन ऑफ मार्केट, नैरो, ब्रॉड। उतारो बेटा मैं समझाता हूं। डेफिनेशन ऑफ मार्केट, नैरो और ब्रॉड। समझा रहा हूं, सारा समझा रहा हूं। कैमरा कर रहा हूं सेट। लो जी, चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मार्केट ये आपके लिए ब्रांड न्यू फैक्टर है, आज तक आपने ही नहीं किया है कभी भी आपकी स्कूल लाइफ में। आइए इसको समझते हैं। ये बताइए बेटा, फूड की डिमांड, फूड फूड खाना, इलास्टिक के इनइलास्टिक? फूड की डिमांड इनइलास्टिक, ठीक है। ध्यान से देख लो जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, डू यू गाइस आल्सो एग्री फूड की डिमांड इज इनइलास्टिक? कम ऑन टेल मी। यप, ठीक है। अब चलते हैं उसकी वेराइटीज पर। नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, थाई कुजीन, जापानीज कुजीन, इटालियन फूड, साउथ इंडियन फूड, सारे खाने की वैरायटीज हैं। आप बताइए नॉर्थ इंडियन फूड की डिमांड इनइलास्टिक के इलास्टिक? इलास्टिक, क्योंकि उसके ऑप्शंस आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नैरोली डिफाइन करते हो मार्केट को, नैरो मतलब डीप में जाके कि भाई नॉर्थ इंडियन फूड, तो इलास्टिक। और ब्रॉडली डिफाइन करते हो खाना, देन डिमांड इज इनइलास्टिक। ब्रॉडली डिफाइन खाना, खाने की डिमांड तो इनइलास्टिक है। अगर आप उसके अंदर चले जाओ देन इट बिकम्स इलास्टिक। और एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी रीडिंग वाला एग्जांपल लेते हैं, आइसक्रीम और उसके वेरिएंट्स। एज सच आइसक्रीम में भी इनइलास्टिक, लेकिन आइसक्रीम के जो वेरिएंट्स है स्ट्रॉबेरी, वेनिला, ये सब चॉकलेट, देन इट विल बी इलास्टिक। उतार लो बेटे। इसके बाद बेटा चौथा फैक्टर आपकी रीडिंग बताती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसको दो उसमें डाल देते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, कम ऑन। मेरा बच्चा शॉर्ट पीरियड में डिमांड थोड़ा सा स्पेस क्रंच है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। शॉर्ट पीरियड है तो इनइलास्टिक, लॉन्ग पीरियड है तो इलास्टिक। मैं इसका लॉजिक समझा देता हूं। शॉर्ट पीरियड में ना सॉरी, शॉर्ट पीरियड में ना अगर प्राइस चेंज होता है तो एकदम से एज अ कंज्यूमर आप अपनी कंजम्पशन हैबिट को चेंज नहीं कर पाते ज्यादा, इसलिए डिमांड इनइलास्टिक।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम में जब आपको पता लगता है इससे मुझे काफी नुकसान हो रहा है इस चीज से, देन यू टेंड टू और यू कैन एक्चुअली चेंज योर कंजम्पशन पैटर्न। डेफिनेशन ऑफ मार्केट एक बारी और, जी अनुजा भी बता दो मेरा बच्चा, एक बार ये कंप्लीट कर लो फिर वापस आता हूं उस पर। सो टाइम पीरियड मैं बता रहा था, शॉर्ट पीरियड अगर है तो इनइलास्टिक, क्योंकि आप एकदम से अपने प्राइस चेंज होने पर एकदम से अपनी कंजम्पशन हैबिट को उतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग पीरियड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट टाइम फॉर एडजस्टमेंट, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इलास्टिक। तो अनुज मैं एक काम करता हूं, तेरा थर्ड पॉइंट में डाउट है ना, मैं इसको रीडिंग की लैंग्वेज डिक्टेट करके देता हूं तेरे को, ठीक है, फिर तू रिलेट करना मेरा बच्चा। Definition of market. The elasticity of demand in any market depends on how we draw the boundaries of the market. अब मेन लाइन आ रही है, narrowly defined markets tend to have more elastic demand than broadly defined markets. Narrow, elastic, broad, inelastic. आगे वो क्या कहते हैं पढ़ते हैं। Because it is easier to find close substitutes for narrowly defined goods. For example, food, a broad category has inelastic demand. Broad category has inelastic demand. And because there are no good substitute for food, but a particular variety of food will have elastic demand. Anuj ji, ab clear hua? We are open for the discussion, beta. आराम, पहले तसल्ली करो अपनी, बिल्कुल प्यार से तसल्ली करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पक्का क्लियर? श्योर? आपके इंटरनल्स में से भी सवाल आने हैं, ईडी में से, आपके फाइनल एग्जाम में भी आने हैं। मैं पक्का आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, इसके बिना ना पेपर आया है ना आ सकता है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने ना कभी ऐसे पर्सपेक्टिव देखे नहीं, इसलिए मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बोला यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़े। तो अगला जो टॉपिक है वो है कंप्यूटिंग प्राइस ईडी। लिखो सब, कंप्यूटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंप्यूटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपकी बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर होंगी ये टॉपिक करने के बाद। करें, मैं एक डेटा लेता हूं, डेटा के साथ सॉल्व करता हूं, नंबर्स के साथ मजा आएगा मुझे आपके साथ प्रूव करने में। देखो जी, प्राइस 10, क्वांटिटी 100, प्राइस 5, क्वांटिटी 150। लिखो सब। इस डेटा के साथ मैं जरा ज्यादा ही प्रेम रखूंगा क्योंकि इस डेटा पे मैं आपको बहुत चीजें खिलाऊंगा नई नई। सपोज ये है ए और ये है बी, ठीक है। अब अगर तुम्हें मैं बोलूं ईडी निकालना, सर क्या मतलब, अरे ईडी निकाल, ये लो सर मैं अभी निकाल देता हूं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। मैंने कहा भाई फिर वैल्यूज कैसे डालेगा, अरे क्या दिक्कत है सर, 50/5 इंटू 10/100। इससे पहले आपके अंदर का वो इंटेलिजेंट बच्चा जाग जाए, सर 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 150 माइनस 100 50 तो ठीक है, 5 माइनस 10 माइनस 5 लो। मैंने पहले ही बोला ना नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे, इसलिए नहीं ले रहा, ठीक है। अब सॉल्व कर दें अगर इसको हम, तो ये हो गया 1, ईडी क्या आ गया 1। बेटा जी एक झोल है इसके अंदर। कैसा झोल है सर, बताता हूं। झोल है, आपने ईडी सॉल्व करी है जब आप ए से बी जा रहे हो। हाँ सर, तो बेटे यही ईडी अगर तू बी से ए जाए तब निकालियो। तो सर इसमें दिक्कत क्या, निकाल ना भाई निकाल। ईडी का फॉर्मूला लगाओ सर, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अच्छा फिर क्या करूं, अरे सर डेल्टा क्यू 50 रखो, ठीक है सर, डेल्टा पी 5 रखो, ठीक है सर, प्राइस प्राइस 5, क्वांटिटी 150, क्योंकि अब ओरिजिनल प्राइस कितना है मेरा बच्चा 5, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 150। सर करना क्या चाह रहे हो, क्या हो जाएगा इससे, अभी देख, देख तू खुद देख, ये कैंसिल, भाई 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 ईडी 0.33। यानी सेम डेटा पर अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो मेरी ईडी 1 है, और सेम डेटा पर अगर मैं बी से ए जा रहा हूं तो मेरी ईडी 0.33 है। अब आप लोग हो जहीन, आप कहोगे हाँ तो क्या है, वो तो बेस चेंज हो जाएगी तो आंसर चेंज हो जाएगा। आपकी रीडिंग मैन क्यों कहती है मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ कि अगर मैं ए से बी जाऊं तब भी सेम ईडी आए, मैं बी से ए जाऊं तब भी सेम ईडी आए। मुझे ये डिफरेंसेस चाहिए ही नहीं,
कि मैं ए से बी जाऊं तो डिफरेंट आंसर आ रहा है, बी से आऊं तो डिफरेंट आंसर आ रहा है। आई डोंट वांट दैट। इट्स नॉट मी हु इज सेइंग दिस, आपकी रीडिंग ये कहती है। तो इसलिए आपकी रीडिंग में जितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे पीछे, दे विल नॉट बी सॉल्व थ्रू दिस मेथड ऑफ ईडी विच इज कॉल्ड परसेंटेज मेथड, बट थ्रू मिड पॉइंट मेथड। लिखो सब, मिड पॉइंट मेथड क्या, अभी समझाता हूं। तो आपकी रीडिंग कहती है मिड पॉइंट मेथड हम इसलिए यूज करेंगे कि ताकि हम ए से बी जाएं या बी से ए जाएं, वी गोना गेट द सेम आंसर। गुड, ग्रेट फॉर देम। बेटा जस्ट 15 मिनट्स वेट कर, मैं तेरे को इसका एक और शानदार यूज बताऊंगा, क्यों मिड पॉइंट मेथड शुड हैव प्रेफरेंस ओवर परसेंटेज मेथड, जो तेरी रीडिंग्स नहीं बताती। अभी फिलहाल जो तेरी रीडिंग बता रही है मिड पॉइंट मेथड के फेवर में पॉइंट, वो सिर्फ ये बता रही है कि भाई हम इसलिए यूज करते हैं मिड पॉइंट मेथड, सो दैट अगर हम ए से बी जाएं या बी से ए आए, वी कैन गेट द सेम आंसर। ठीक है, मेथड क्या है? ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू प्राइस नहीं, एवरेज प्राइस अपॉन एवरेज क्वांटिटी। कम ऑन, ठीक है। अब देख, डेल्टा क्यू सर जी 50, डेल्टा पी सर जी 5, एवरेज प्राइस 7.5, एवरेज क्वांटिटी 125। अब तू बता, चाहे तू ए से बी जा चाहे बी से ए जा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि डेल्टा क्यू डेल्टा पी सेम रहनी है, एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी भी सेम रहनी है। समझ गए? देखते हैं कितना आ रहा है, जरा सॉल्व करते हैं। 10 75 अपॉन 125, 15 अपॉन 25, 3/5, 0.6 आ रहा है, देखना। ठीक है, सो ईडी 0.6 आएगा वेदर यू मूव फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। तो आपकी रीडिंग क्या कहती है? मिड पॉइंट मेथड क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू हैव द सेम आंसर वेदर वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी और वेदर वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए। बोलो जी, सबको क्लियर? जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, ये बात क्लियर हुई? मैं आपको इसका एक और बड़ा तगड़ा रीजन बताऊंगा कि क्यों इसका फायदा है, क्यों मिड पॉइंट मेथड यूज करना बहुत अच्छी बात है। ये तो है ही एक रीजन जो आपकी रीडिंग बता रही है, मैं इसके अलावा भी बताऊंगा अभी आपको। अच्छे से करिए बेटा, इंजॉय करिए, यू विल हैव फन। बड़े, मैं आपको रीडिंग में दिखा दूं कितना कितना हो गया, कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे को भी। ये देखो जी, ये देखो बेटा, ऊपर देखो, ये चैप्टर है इलास्टिसिटी एंड एप्लीकेशन। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स, ये भी फैक्टर्स। फिर कह रहे हैं कंप्यूटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, फिर ये मिड पॉइंट मेथड जो अभी हमने आपके साथ किया। रीडिंग से करना, रीडिंग से करो, मेरे नोट से करना है, मेरे नोट से करो, एक ही बात है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये टॉपिक पूरा खोल के रख देगा आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बिग टाइम। ये उतार लिया क्योंकि मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। उतार लिया बेटा? जो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इनकेस लेना है तो मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं। कम ऑन गाइस, चलो जी फिर शुरू करते हैं। बहुत मजा आएगा बेटे, एंजॉय करना है। चलो, अगला मेरा जो टॉपिक है बच्चे, इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। देखो बच्चों, 5 टाइप की इलास्टिसिटी है। पहला तो यही है, इधर देखो, दिस वन। ये था इलास्टिक। इलास्टिक को अगर तू ड्रॉ करेगा ना तो ये ऐसा बनता है, 10 पर 100, 8 पर 170, फ्लैटर कर्व, ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 इसलिए बिकॉज 70/20 विल गिव 3.5। ठीक है, दूसरी वेराइटी है बेटा ये इनइलास्टिक। यहां पर अगर तू कर्व प्लॉट करेगा तो 10 पर 100, 8 पर 110, ये स्टीपर कर्व बनेगा बेटा, और इसको बोलना है ईडी लेस देन 1। उतारिए, कमन शाबाश, यहां तक उतारिए, बाकी की वैरायटीज कराते हैं आपको फिर।
दोनों वेराइटीज क्लियर। अब आते हैं थर्ड वेराइटी, यहां लिख देता हूं, लिखो परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ईडी इज इक्वल टू जीरो। ईडी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फोर्थ आ जाते हैं बेटा, परफेक्टली इलास्टिक। अब इसको ना कुछ लोग, ज्यादातर लोग आई शुड से, वो ऐसे रटते हैं, कहते हैं व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट डिमांड चेंजेस टू एनी एक्सटेंट दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, ईडी इनफाइनाइट। इस डेफिनेशन में एक झोल है, मगर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अपनी डेफिनेशन परफेक्टली इलास्टिक की। मैंने क्या बोला? व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट डिमांड चेंजेस टू एनी एक्सटेंट इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। इसमें एक झोल है। सर क्या आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो प्राइस तो चेंज हुआ ही नहीं, इसलिए इसकी जो सही डेफिनेशन है वो ये है, व्हेन देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस बट डिमांड चेंजेस टू एनी एक्सटेंट। ठीक है, नेग्लिजिबल चेंज, नाम मात्र का चेंज इन प्राइस। सर शो क्यों नहीं हो रहा? 60 लाख की गाड़ी पे अगर 6,000 रुपए का डिस्काउंट है, क्या शो करोगे? ये वैसा चेंज इन प्राइस है। ठीक है, तो कई लोग अपनी सहूलियत के लिए पता है क्या कर लेते हैं, कह रहे ये तब होता है जब प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड हो जाए। तो भगवान के बंदे, फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई? जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? प्राइस के चेंज होने से कैसे रिएक्ट करे डिमांड। यहां लोग अपनी सहूलियत के लिए कुछ भी चला रहे हैं भाई, इकोनॉमिक्स का मजाक बना रखा है। कह रहे ये वो होता है जब प्राइस सेम रहे, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो जाए। बच्चा 99% ओ क्या बढ़िया बात बोली, वाह यार जीनियस। अबे काहे का जीनियस? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहा हूं मैं, अदर फैक्टर्स कहां से आ गए इसमें? ठीक है, सो दो प्रकार की डेफिनेशन आपको सुनने मिलेगी, जो विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिनको इकोनॉमिक्स सिर्फ टी आर जैन, संदीप गर्ग 12वीं की पढ़ ली, थोड़ी बहुत मैंक्यू पढ़ ली, वो ये डेफिनेशन बताएंगे, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट डिमांड चेंजेस टू एनी एक्सटेंट ईडी इनफाइनाइट। उनसे प्यार से पूछोगी भैया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वेयर द हेल इज चेंज इन प्राइस? तो आप डेफिनेशन ही गलत बोल रहे हो। इट शुड हैव बीन सेड एज when there is negligible change in price but then demand changes to any extent। ठीक है, अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टाइप ऑफ ईडी पर। यह है फिफ्थ टाइप ऑफ ईडी, इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। लिखो भाई, यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक बेटा जी, ये सेम डेटा देख, यही वाला लगाऊंगा, मैंने तो बोला था ना कि मैं उसको यूज करूंगा बार बार। ये देख ईडी बना रहा है, उधर देखो एग्जाम्पल को देखो सर, ईडी वन है। अगर तुम इसको डायग्रामेटिकली प्लॉट करते हो बच्चे, तो ये ऐसा बनता है, 10 पर 100, 5 पर 150, ईडी इज इक्वल टू 1। उतारिए, ईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां तक तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है सर। मैंने कहा मतलब तू डिफाइन कैसे करेगा? अरे सर, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ईडी इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। अब तेरे को कहीं आ जाएंगे ज्ञानचंद, वो ज्ञानचंदों से हम बड़े परेशान है। वो अंग्रेजी में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ब्लिस। आपको ज्ञान पता है क्या देंगे कि जी इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ईडी इज इक्वल टू 1 को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। भाई तू उससे सवाल कर कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है मैडम जी या सर जी, तो आपको पता है क्या जवाब देंगे? अरे बेटे, वो होता है जिसमें रेक्टेंगल्स जो बने वो इक्वल मेजरमेंट के हों। और 99% बच्चा खुश हो जाते हैं, कहते हैं, हाँ बता दिया, मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? तेरा सवाल ये होना ही नहीं चाहिए था, तेरा सवाल अब आना चाहिए कि भाई ईडी इज इक्वल टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो होता है जिसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बने दे आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। हाँ हम ये बोल रहे हैं। तो भैया 10 रुपए पे कितनी डिमांड थी? 100।
10 इंटू 100 कितना हुआ? 1000। 5 रुपए पे कितने डिमांड है? तो 5 इंटू 150 कितना हुआ? भाई कहां है बराबर? कहां है बराबर? फिर सिट्टी पिट्टी गुम। फिर आ करते रहते लोग। ज्ञान मत दो। अगर भाई किसी यार ये पढ़ाई का काम है भाई, ये गलत शिक्षा नहीं दे सकते आप पैसों के चक्कर में या हीरो बनने के चक्कर में। तो भाई ये तो फंस गया मामला। आप तो ये बोलोगे माई होल लाइफ इज अ लाई। भाई मैं तो ये आज तक समझ के आ रहा था ईडी इज इक्वल टू वन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपने तो उल्टा प्रूव कर दिया। नहीं सर, ईडी इज इक्वल टू वन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सर आपने तो अभी उल्टा प्रूव करा है। मैं अभी प्रूव भी करता हूं ना। करो सर करो। ये लो एक और बनाता हूं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 10 पर 100, 5 पर 200। देख बेटा देख, 10 इंटू 100 1000, 5 इंटू 200 1000। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो भी सियाना बंदा है वो कहेगा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैंने कहा क्या हुआ? 10 इंटू 100 1000, 5 इंटू 200 1000। कह रहे नहीं 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 नहीं। आप जब ईडी का फॉर्मूला लगाओगे तो डेल्टा क्यू 100 है, डेल्टा पी 5 है, इंटू 10/100। ओ भाई 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 ईडी तो 2 आ रहा है। देखा कैसे बेवकूफ बनाते हैं लोग। यानी अब हम फंस चुके हैं। वी हैव नो वेयर टू गो। अब क्या करे आदमी? क्या ये मान लू कि ईडी इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है? है। तो सर जब मैं ईडी वन लेता हूं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रूव नहीं होता। जब मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रूव करता हूं तो वो 2 आ जाता है। सर मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। कोई नहीं, हम निकालेंगे ना तेरे को। तेरी रीडिंग ने क्या बोला था? मिड पॉइंट मेथड क्यों यूज करना है? ताकि ए से बी जाते हुए और बी से ए आते हुए क्या मिले? सेम आंसर। यही बोला था। ठीक है। मैंने क्या बोला था? इसका एक और फायदा भी होता है। वो फायदा बताता हूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस मिड पॉइंट मेथड का एक और नाम होता है आर्क मेथड। ये भी लिख लो। फायदा अभी बता रहा हूं बच्चे। आर्क मेथड। करें शुरू? देखो बच्चों, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, अच्छे से सिखाएंगे फिर। ये मिटा दूं एग्जाम्पल, सबने उतार ही लिया है तो। हाँ जी। तो हम क्या कह रहे थे? ईडी इज इक्वल टू वन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना? प्रूव नहीं हो पा रहा था बट ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। बट ईडी प्रूव नहीं हो पा रही क्योंकि ईडी क्या आ रही है? 2। और हमें क्या प्रूव करनी है? 1। आओ तुम्हें मैजिक दिखाते हैं, मैजिक। ईडी का फॉर्मूला लिखो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू एवरेज प्राइस अपॉन एवरेज क्वांटिटी। तो बताओ ये नॉर्मल परसेंटेज मेथड वाला फॉर्मूला है या आपका मिड पॉइंट मेथड वाला है? मिड पॉइंट। कर लो सब लोग। आइए प्रूव करते हैं। सो डेल्टा क्यू, लो आपके इसी वाले से चलूंगा, देखना बेटा। 100, डेल्टा बी इसी से चलाओ 5। ठीक है। इनटू एवरेज ऑफ प्राइस 7.5 अपॉन एवरेज ऑफ क्वांटिटी 100 प्लस 200 की एवरेज 150, 100 प्लस 200/2। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ईडी वन देख लो, चेक कर लो। तो जो भी बंदा आपको कहता है कि ईडी इज इक्वल टू वन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बट मेरे बच्चों इट इज नॉट थ्रू परसेंटेज मेथड, इट इज आइदर थ्रू आर्क मेथड और मिड पॉइंट मेथड और थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। डेल्टा क्यू 50 नहीं होगा। हम तो इस वाले से कर रहे हैं ना बच्चे, इस वाले से। तो यहां तो डेल्टा क्यू 100 है ना। कर लो चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। ठीक है। सो अगर कोई हमें कहता है एडी इज इक्वल टू वन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और कहता है जी फिर प्रूव करो, तो आपने बस दिमाग में ये रखना है कि एडी इज इक्वल टू वन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बट not through percentage method, but with either the midpoint method or the total expenditure method, जिसको आपकी रीडिंग
टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी के रूल्स के साथ सिखाएगी, जो मैं सिखाऊंगा आपको। वैसे वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, इन केस आपने कभी अपनी स्कूल लाइफ में किया हो तो। बोलो जी, यहां तक क्लियर सबको? यस गाइस, यहां तक कोई भी डाउट? तो अब तक हमने देखा ईडी क्या होता है। ईडी के टाइप्स होते हैं 3, जिसमें हमने अभी प्राइस ईडी की बात करी है। फिर हमने देखा ईडी के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फिर हमने देखा ईडी का जो मेथड है वो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, बट उसमें प्रॉब्लम है कि ए से बी जाते हुए बी से आते हुए आंसर अलग हो जाता है। उसका ऑल्टरनेटिव हमने फिर निकाल लिया मिड पॉइंट मेथड, जिसमें हम पी और क्यू की जगह एवरेज पी और एवरेज क्यू ले रहे हैं। और उसके बाद मेरा बच्चा हमने सीखा वेराइटी ऑफ डिमांड कर्व्स यानी टाइप्स ऑफ ईडीज, और उसमें खासी 2 चीजों पर हमने फोकस किया। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसके बारे में थोड़ी गलतफहमी थी, और यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसको लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो बोल देते हैं, बट उसको प्रूव करने में उन्हें खासी मशक्कत हो जाती है, खासी दिक्कत हो जाती है। बोलिएगा, यहां तक क्लियर? या जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वो इसलिए वो नेग्लिजिबल बोलते हैं, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल। हाँ, मैं बताता हूं इस चीज को। आप ये मान लो ये नियर टू दैट है, क्योंकि वो इतना कम है कि उसको फिर वैसे ही ले लिया जाता है। बट देन अगर हम वो नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि फिर ईडी की जो मेन डेफिनेशन है दैट विल हैम्पर, बिकॉज देन चेंज इन प्राइस हुआ ही नहीं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर सबको बेटा? क्लियर? चलिए, तो मैं अभी ग्रुप में कुछ शेयर कर रहा हूं आपके साथ, पहले उसको रीड करिए, फिर रीजॉइन करते हैं, आपके डाउट्स लेते हैं उसमें से।